करें, शुरू करें, टाइम हो गया, 2 मिनट है अभी। चलो पढ़ लो, जब तक 6:45 शुरू करेंगे डॉट। कल 2 स्फेयर वाले सवाल करे थे, यहीं से आज का टॉपिक शुरू होगा। दोनों में अंतर था, एक बार अंदर को चार्ज किया, बाहर को अर्थिंग करी, एक बार बाहर को चार्ज किया और अंदर की अर्थिंग करी। यहीं से बनता है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए शुरू करते हैं, डालिए। स्फेरिकल कैपेसिटर, हैंग डालिए। स्फेरिकल कैपेसिटर, लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ, जल्दी जल्दी जल्दी, तो 5 में जल्दी आ, कोशिश कर। बोर्ड सामने है भाई, 3 मिनट हो गए वहीं देख रहे हैं। सर सुबह की भी तो गुड मॉर्निंग करनी है। चलो लिखें। हैंग डालिए। स्फेरिकल कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 spherical conductor, it consists of 2 spherical conductor, out of which one is charged, and another is earthed, चलो अब समझना, कल वैसे मैंने इसकी जो इलेक्ट्रो वाली फिजिक्स थी वो कल सिखा दी थी, अब आप अच्छे से देखिएगा। डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, पर अपन कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। अभी मतलब ऐसा बहुत समय की मारामारी नहीं है, तो जब फरवरी मार्च अप्रैल में वन शॉट करने होते हैं ना, तब हम सीधा इसके कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। पर अभी भैया समय है, थोड़ा सा अपन डेरिवेशन समझ लेते हैं तो चीजें बढ़िया हो जाती है। देखो सब लोग बोर्ड पे देखना, समझना। मैंने केस 1 बता रहा हूं, अंदर वाले को किया चार्ज और बाहर वाले की क्या कर दी, अर्थिंग। एक बार बोर्ड पे देखो, 10 मिनट थोड़ी नींद खुलेगी। अंदर वाले को चार्ज किया, बाहर वाले को अर्थिंग। कल हमने डिराइव कर लिया था, इस पे चार्ज क्या आएगा, -q, यहां लिख दिया, कल डिराइव कर लिया था। देख लीजिए केस नंबर 1, कल देखो पन्ना पलट कर, कितना आया था बाहर वाले पे चार्ज, -q, ठीक है। और लिख लिया, इसमें बताओ चार्ज किसको किया था आपने, इनर को, और अर्थिंग कहां की थी, आउटर की। बोलो क्या यहां तक सब सही है, ओके है, ठीक है। ये अपन ने कल डिराइव कर लिया था। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस दो स्फीयर के बीच में, 1 और 2 में। सोचो
2 का तो 0 है, पूछो क्यों 2 का क्यों 0 है? बिंदु 2 तो क्या है, अर्थेड है, तो 2 का तो 0 है। अब 1 पे कौन देगा? 1 बोले तो इनर स्फीयर, बताओ कौन कौन देगा ईमानदारी से? दोनों देंगे, थोड़े बड़े बच्चे बनो। स्फीयर 1 भी देगा और स्फीयर 2 भी देगा। स्फीयर 1 के लिए वो पॉइंट कहाँ है? स्फीयर 1 के लिए कहाँ है? सरफेस पे। सरफेस का फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाय रेडियस। स्फीयर 2 के लिए वो कहाँ है? इनसाइड। फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। क्यू क्यू नहीं है, माइनस क्यू, रेडियस R2। क्या समझ में आ रहा है क्या? भूल जाएं तो एक बार पहले तसल्ली से सोच लें। सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस, इनसाइड के लिए भी फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस। क्यू किसका? खुद का। रेडियस किसकी? खुद की। आ जाओ समझ। बिंदु नंबर 1 स्फीयर 2 के लिए इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू, खुद का क्यू माइनस क्यू, खुद की रेडियस R2। ये आ गया V1। V2 क्यों 0 है बताइए? क्योंकि वहां की क्या है? अर्थ है। अब मैं निकाल लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही आ जाएगा, क्योंकि V2 तो कितना है? 0। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, हम जानते हैं। तो ये आ गया आपका V, के क्यू कॉमन ले लो, 1/R1 माइनस 1/R2। के के लिए डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 एलसीएम, R2 माइनस R1। पर सर ये तो V आ गया, तो अपन को चाहिए क्या था? अपन को चाहिए था कैपेसिटी। पहला फॉर्मूला याद करो पहले दिन, Q बराबर CV। V पुट कर दो, कितना है V? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 R2 अपॉन, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? R2 माइनस R1 ऊपर है, ठीक है। R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q कटा, C चाहिए था, इसको वहां भेज दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। सीधा यही याद होना चाहिए, पर 5 मिनट में समझ में आ जाता है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार आप इसको नोट करिए, फिर समझाता हूं, फिर इसका केस 2 कराऊंगा। दिस इज केस 1। दिस इज केस 1 स्फेरिकल। और खुशी की बात यह है कि पिछले 10 साल से स्फेरिकल कैपेसिटर पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, परंतु क्या बुक्स में, मॉड्यूल में सब जगह दे रखा होता है। कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, वहां भी इक्का दुक्का सवाल आ जाएगा, पुराने पेपर सॉल्व करिए वहां मिल गया, तो परेशानी ना हो। 1 घंटे में तैयार किया जा सकता है, इसलिए पूरा पढ़ा देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में है नहीं, पर इसमें कोई ऐसी फिजिक्स नहीं है जो नई सीखनी पड़ रही है, इसलिए पढ़ लिया जाता है। पर अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको पिछले 10 साल में स्फेरिकल का सवाल नहीं दिखेगा। हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ताकि क्या आपको फोकस करने में दिक्कत ना आए। अरे यार ज्यादा क्या आता है? ज्यादा एक ही आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या एक आइडिया रहता है, एक अप्रोच पता होती है। अभी जो कल लेटेस्ट अपडेट आया है आपने देख ही लिया है। जेई मेन में क्या होता था, सेक्शन बी में 10 सवाल आते थे, 10 में से 5 करने होते थे, ऑप्शनल होते थे। जैसे अपना नीट में भी होता था सेक्शन बी में, उसमें अपन को 15 में से कितने करने होते थे? 10, 5 अपन को ऑप्शनल थे। ये कोविड से चल रहा था, और जिसका ड्रॉबैक क्या था, कट ऑफ बढ़ गई थी। क्योंकि अगर आप पुराने देखेंगे 2016, 17, 18 में इतनी हाई कट ऑफ जाती नहीं थी। कारण क्या था, जो 5 क्वेश्चन टफ हैं वो तो बच्चा छोड़ ही रहा है, अच्छा बच्चा सोच समझ के, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होना और वो सब बंद हो गए थे, इसलिए कट ऑफ एकदम बढ़ गई थी।
तो जेई मेन में वो ऑप्शन हटा दिए गए हैं, अब सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही बनेगी कि नीट में भी ऐसा होगा, और उसके लिए कोई अपने लिए नेगेटिव नहीं है, फायदेमंद ही है। फायदेमंद ये होता है, ऐसा नहीं कि आप सोचो अरे यार ऑप्शनल सवाल हट जाएंगे, ना भैया, ऑप्शनल हट जाएंगे, आप अच्छे से फोकस कर पाओगे कि सारे करने 45 के 45, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, जेई मेन में तो कल नोटिफिकेशन आ चुका है। मोस्ट लाइकली संभावना है कि नीट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कोविड में दोनों पेपर में ऐसा किया गया था, क्योंकि बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, स्कूल बंद थे, ऑफलाइन बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था, तो कुछ उसके एक दो टॉपिक, दो तीन टॉपिक छूट भी जाएं तो उसको ज्यादा परेशानी ना आए ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में, इसलिए वो ऑप्शनल का सरकार की तरफ से दिया गया था, अब वो वापस ले लिया गया है। संभावना है कि नीट में भी ऐसा हो जाएगा, वो अपने लिए पॉजिटिव है, कारण ऑप्शनल नहीं होगा तो जो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, 660, 670, 662 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, 640 वाला बच्चा तो वापस पढ़ रहा है, सोचो आप 640 बहुत बड़ी बात है। अब आपने तो 3 महीने दे दी, आपको पता लग रहा होगा, दो दो टॉपिक में 640 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 640 पूरे सिलेबस में लाना और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होना, कितना एक नेगेटिव झटका है बच्चों के लिए। तो वो 5 सवाल हट जाएंगे तो वापस से चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आइए फिर से देखें एक बात और, सर पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डेल्टा वी क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता चल ही गया होगा, ये दादाजी के समय से गलतियां चल रही हैं, वास्तव में क्यू बराबर सी वी नहीं होता, क्यू बराबर सी डेल्टा वी होता है, तो मैंने सिर्फ वी लिख दिया ताकि दिक्कत ना आए। क्या आप क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? वापिस बताइए, आपने पोटेंशियल निकाला, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो, पोटेंशियल जीरो, फिर आपने क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस, और अंत में क्या लगा दिया जाके? क्यू बराबर सी वी। तो इसको याद करना है, इसके पास में फोटो भी बना लें। ये फोटो कब का है? जब अर्थिंग कहां की है? बाहर की। चार्ज कहां का है? अंदर का। सबसे ज्यादा यही कॉमन है। इसी को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, नीचे से R2 कॉमन ले लो, नीचे से R2 कॉमन ले लो, तो ये R2 कट गया, एक ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका क्या यूज है वो बताता हूं आपको। नीचे से R2 कॉमन ले लिया, नीचे से R2 कॉमन ले लिया और R2 को कट कर दिया। अब कभी कभार ऐसा सवाल आया कि अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड का मतलब बताओ क्या होगा? केवल एक ही, पर कैपेसिटर में तो दो होते हैं, पैरेलल प्लेट में भी दो हैं, यहां भी दो हैं, तो फिर उसका दूसरा कंडक्टर कहां है? उसका दूसरा कंडक्टर कहां है? इन्फिनिटी पर। मैं क्या कहना चाहता हूं वो आप देखिए, बाद में नोट करिएगा, इसी का एक स्पेशल केस बनाता हूं। अगर आउटर की रेडियस क्या हो जाए? इनफाइनाइट। कितनी हो जाए? इसका मतलब पता है क्या होगा? अंदर वाला तो स्फीयर है, पर बाहर वाला कहां है बताइए? एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे तो वैसे भी पोटेंशियल कितना होता है? जीरो, तो सेम बात हो जाएगी। आप कुछ मत करो, इसमें R2 की जगह क्या रख दो? इनफाइनाइट। क्या बोलना चाहते हैं सर? सुबह आप बताइए वापस। मैं कहना चाहता हूं दो स्फीयर थे, यस सर। मैं बात कर रहा हूं एक आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मतलब एक ही हो, तो फिर इसका दूसरा कहां है? दूसरा कहां है बताइए? दूसरा कहां है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर रेडियस R2 की जगह क्या रख दो? इनफाइनाइट। फॉर्मूला बताओ क्या आया था? C बराबर 4πε0 R1, 1 माइनस R1 बाय R2। अब ध्यान से देखिएगा, 4πε0, R1 तो R रख दिया और R2 को रख दिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से भाग दीजिए, जीरो, आंसर आ जाएगा 4πε0 R।
ये बहुत पूछा जाता है, ये किसकी कैपेसिटी है बताइए? एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी है। नोट कर लीजिए, कैसे नोट करना है पहले आप देख लीजिए। ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने, यहां तक आ गए सब लोग? 1 मिनट रुक जाता हूं, देख लो जो लोग लेट आए हैं उसको पहले नोट कर लें, और इसी का स्पेशल केस लिख लें, पुट आउटर रेडियस इनफाइनाइट, पुट आउटर रेडियस इनफाइनाइट। फिर मैं इसको जूम कर देता हूं 1 मिनट बाद, पहले आप बराबर आ जाएं। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कोने में आप टैग डाल सकते हैं, लास्ट 10 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं है, उससे एक क्लैरिटी रहती है, परेशानी नहीं होती। आप पुराने पेपर देखिए, एनसीईआरटी देखिए, कहीं इसका सवाल नहीं है। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई नई फिजिक्स नहीं है, वही फिजिक्स है, इसलिए किया जा सकता है। चलिए अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, थोड़ा सा बोल लीजिए, बोल लेंगे तो बात याद आ जाएगी कि आउटर स्फीयर की रेडियस को कितना कर दिया है? इनफाइनाइट। 2-3 बार बोल लें, उससे क्या कनेक्टिविटी बनती है, आउटर रेडियस को इनफाइनाइट कर दिया गया है। इसका मतलब दूसरा कंडक्टर जो है, और अच्छे शब्दों में बोलें, जो दूसरी प्लेट है, वो दूसरी प्लेट कहां उपस्थित है? इनफाइनाइट। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। बहुत सारे काम हैं, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए क्या? सर 6 लेक्चर के कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स बना लें। फिर कल एक टेलीग्राम पे नई चीज डालिए, केवल 5 साल के क्वेश्चन डालें अभी लेटेस्ट, 2020 कोविड, 21, 22, 23, 24, तो उन 5 साल के कैपेसिटर के सारे सवाल करके देखो। 9 सवाल आए हैं, आप खुद आपसे देखो, ऑन एन एवरेज मतलब कितने सवाल बैठ रहे हैं? 2, 5 साल में 9 क्वेश्चन है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन। छोटा सा चैप्टर है, घर बैठ के 9 के 9 सवाल एक साथ कर लो 15 मिनट में, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे यार लेटेस्ट सवाल सारे तैयार, फिर आप करो एनसीईआरटी तैयार करो, शॉर्ट नोट्स तैयार करो, बहुत काम है भाई करने को, खाली बैठने का समय नहीं है। और टेढ़ा मेढ़ा मत भागो, ऐसी चीज करो जो इसेंशियल है, जो मस्ट है। एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स, ये मस्ट है। पहले इन पे चेकलिस्ट पे टिक मार्क होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा काम करने से पहले जो इसेंशियल चीजें हैं उस पर टिक मार्क होना चाहिए, मस्ट है। जैसे मस्ट जाना होता है, मम्मी पापा के साथ आप घूमने गए, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट टिकट होनी चाहिए भाई, ट्रेन की, फ्लाइट की, पहला। फिर पैकिंग आप करते, उसके बाद कपड़े कौन से ले जाने हैं, जूते कौन से ले जाने हैं, फुटवियर कौन से ले जाने हैं, फंक्शन कौन सा का, उसमें कौन से कपड़े पहनूंगा, शाम वाले फंक्शन, वो सब बात की है। पहला मस्ट भैया टिकट होनी चाहिए जाने की, आने की। तो ये सब इसेंशियल चीजें हैं, उस हिसाब से प्लान करो। इंस्टा पे रील देख के मतलब खुश मत हो जाओ, रील ही देखते रहते हो। सर रील देखना शुरू करता हूँ, 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो भैया थोड़ा सा सतर्क रहें। तो आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी C बराबर 4πε0 r। चलिए ये तो केस 1 हो गया। बताइए केस 1 क्या था, बोलिए। चार्ज किसको दिया था? अंदर। अर्थिंग किसको करी? अब उल्टा सोच लो एक बार, बोलो क्या करेंगे? चार्ज देंगे बाहर को, और अर्थिंग कहां करेंगे? अंदर। लिखो लाइन चेंज करके, केस 2, पूरे को लाइन खींच के खत्म कर दो। फिर लिखो केस 2, केस 2 लिखिए, केस 2, when outer sphere is charged, when outer sphere is charged and inner is earthed। पहले हेडिंग समझ ले, कॉपी मत भर, थोड़ा सतर्क रहे ताकि घर जाके पढ़ने का मजा आए। आराम से सोच, स्फेरिकल के वहां चला जाओ था एक जगह, थोड़ा जल्दी आ। ब्लैक जैकेट वाले भैया यहीं बैठ जाओगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट बेंच पे बैठना, फिर शिफ्ट हो, आ जा।
चलो अब सुनना, पहले बताओ टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे एक सीक्वेंस बनाओ, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके अंदर कितने कंडक्टर होते हैं, दो। इसमें वैरायटी क्या क्या है, एक बार इनर को अर्थिंग करेंगे, एक बार आउटर को। तो क्या आपको याद करने में मजा आएगा। अब केस 2 पढ़ रहे हैं, बताओ इसमें किसको अर्थिंग करी है, इनर को, चार्ज किसको दिया है, आउटर। क्या बात क्लियर है, फोटो बना लो। क्या थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ते हैं ना भाई, यूं थोड़े मजे आते हैं कि हाँ यार सब बातें समझ में आ रही है, अच्छा रहता है चीज पढ़ेंगे तो। चलो अब सब लोग देखना, चार्ज किसको बाहर, अर्थिंग किसको अंदर। फोटो बना लो। अंदर वाले पे चार्ज बताओ, कल निकाला था, पन्ना पलट के बताना। अंदर वाले पे चार्ज -Q R2 बाय, और R1/R2, देख लिया, ठीक है, देख लो एक बार कल पन्ना पलट के। R1/R2, R1/R2, ठीक है। और ये यहां लिख देना, कल डिराइव किया था। चलो अब आप खुद निकालना, मुझे पोटेंशियल चाहिए, यहां का पोटेंशियल 1, यहां का 2, कहां जीरो होगा बताइए इस बार। 1 पे तो जीरो है, 1 पे तो जीरो है, क्यों जीरो है, कारण बताओ, अर्थिंग। एकदम लॉजिकल पढ़ो, 1 पे जीरो है, अर्थिंग है। अब 2 पे निकालो, खुद करो, काटा कुटा होने दो। 2 पे कौन कौन देगा, दोनों देंगे, स्फीयर 1 भी देगा और 2 भी देगा। करो अच्छे से, होगा गलत क्या दिक्कत है। बिंदु नंबर 2 पे चाहिए। अब 2, 2 इनर के लिए कहां है, सर बाहर, और स्फीयर 2 के लिए कहां है, सरफेस पे। लिखो, कोशिश करो, गलत ही तो होना है भाई, पर एक बार गलत करेगा तो कम से कम वो वाली गलती रिपीट तो नहीं होगी ना, बैठने से क्या फायदा है। सोच, सर क्या चाहते हो, मैं बिंदु 2 पर पोटेंशियल चाहता हूं, दिमाग में भी ऐसे स्टेप बोल, बिंदु 2 पे पोटेंशियल चाहता हूं। 2 पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, दोनों स्फीयर देंगे। अंदर वाले स्फीयर के लिए वो पॉइंट बाहर है, बाहर वाले स्फीयर के लिए वो पॉइंट सरफेस पर है। सोचो, आएगा गलत आएगा यार, उसमें क्या दिक्कत है, सही आएगा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, गलत आएगा गलती सिखाएगा कि हाँ यार ये मैं गलत सोच रहा हूं। हाँ जी, बोलना, सब लोग बोलो। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ सेंटर से दूरी, नींद खोलो। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो फॉर्मूला KQ सेंटर से दूरी। ये पॉइंट नंबर 2 स्फीयर 1 के लिए आउटसाइड है, फॉर्मूला क्यू इसका ये रहा, गंदा सा QR1 बटे सेंटर से दूरी, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी बता R2। चलिए फिर बोलिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, बोल नहीं पा रहे तो मन में बोल लो जो मैं कह रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 स्फीयर 2 के लिए सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला KQ/रेडियस, KQ/रेडियस। बोलना भाई, सीख सकता है, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, तू क्यों घबराता है, सोचा कर। पॉइंट नंबर 2 स्फीयर 2 के लिए सरफेस पर है, सरफेस का फॉर्मूला KQ/रेडियस होता है। घर पे पढ़ाई कर, फॉर्मूले याद कर, क्या अभी मैं बताता हूं क्या क्या चीज तुझे करनी चाहिए। 2 दिन में कैपेसिटर में टिक मार्क लगा के आके, मैंने करी कि नहीं करी, मंडे तक कॉमन ले ले। कॉमन बता क्या आ जाएगा, K कॉमन, Q कॉमन,
और नीचे से R2 भी कॉमन, K कॉमन, Q कॉमन, नीचे से R2 भी कॉमन। तो बताओ यहां क्या बचा, माइनस का R1 बाय R2 प्लस का 1, K की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहां ले लो एलसीएम R2, तो ये हो जाएगा माइनस का R1 प्लस का R2। देखो मैं सही कर रहा हूं क्या, तसल्ली से चेक करना। कुछ गलत है क्या? माइनस किधर बेटा, सही है, ठीक है। डेरिवेशन आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि एक पता चले। मुझे भी मन में पता है कि यार कोई ऐसा स्टेप नहीं करना परीक्षा में, पर एक बार हवा तो लगे हो क्या रहा है। सीधा सूत्र पढ़ लोगे पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। अब पता है तुम्हें पोटेंशियल आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, अब सर क्या लगाएंगे, चैप्टर का पहला फॉर्मूला Q बराबर CV, और तुम होशियार हो, V नहीं डेल्टा V। थोड़ा चैप्टर रिलेट होता है ना। हाँ भैया कुछ कहना चाहते हैं? कौन सा लिस्ट में, इसमें बता रहा है या इसमें, पहले वाले में? पहले वाले के लिए ये जो पॉइंट है ना, ये बाहर है। बाहर के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस नहीं होता, के क्यू बाय सेंटर से दूरी होता है। तो इस बिंदु की सेंटर से दूरी R2 है, तो रेडियस नहीं है, वो दूरी है। अब चलिए Q बराबर, अब देखो भैया ने हिम्मत करके पूछ लिया ना, ऐसे कर लेना चाहिए। भाई तुझे बुरा लगा क्या पूछने में? देखो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो ऐसे पूछ लेना चाहिए, कहीं पूछ नहीं पाते, अपन परेशान होते हैं कि अरे यार पूछे नहीं पूछे। डेल्टा V2 माइनस V1, V1 तो कितना है 0, तो V2 रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R2 और R2 मिलकर R2 स्क्वायर, R2 माइनस R1, और V1 0, Q से Q कट गया, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R। ये कब का है, यहां छोटी सी फोटो बना दें ताकि मजे आ जाए। कब का आंसर है, जब अंदर वाले को क्या किया है, अर्थ। दो डिस्क्लेमर, पहला एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, दूसरा 10 साल से इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रो की बातें लग गई, ऐसी कोई बात नहीं है जो नई सिखानी पड़ती है, इसलिए पढ़ लिया जाए तो कोई ऐसा परेशानी नहीं है। ये सब इलेक्ट्रो के सिलेबस में है, सब पोटेंशियल लिखना, अर्थिंग करना, इसलिए पढ़ लिया। एक मिनट का रेस्ट लो, पन्ने पलटो, दिमाग में एक फ्रेम बनाओ, खांचा बनाओ। स्फेरिकल कैपेसिटर, दो स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं, दो तरह के केस कराए गुप्ता सर ने, एक बार आउटर की अर्थिंग, एक बार इनर की अर्थिंग। चलो आगे बढ़े हैं, अब लाइन खींच के खत्म करें। अब चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, वो है कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स। हेडिंग डालिए, कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स। 5 स्टार लगा लीजिए, मान के चलिए इस पे सवाल आता है। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है, पीछे अनसॉल्व भी है, नीट में भी बैक टू बैक आया है। कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स, अब पूरा ध्यान लगा लेना, 1 घंटा यही पढ़ाऊंगा, नींद भी खुल गई होगी अब, आप अलर्ट हो गए हैं। कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर्स, 5 स्टार लगा लीजिए, ऊपर लिख लीजिए नीट 2025, पूर्ण संभावना है 25 में सवाल इस पर आएगा। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें,
पेन पेंसिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, इतना शानदार तैयार कर लें कि दिक्कत नहीं आए। आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, पूरी एक एक चीज समझना, 2-2 3-3 बार। इसको आपने V1 वोल्ट तक चार्ज किया। शब्द कितने अच्छे हैं, V1 वोल्ट तक चार्ज करने का मतलब बैटरी लगा के चार्ज कर दिया। तो इसकी एक प्लेट पे चार्ज प्लस, एक पर माना इसकी कैपेसिटी है C1, चार्ज कितना है Q1, निकाल सकती हो Q, हाँ Q बराबर CV, C नहीं C1, V नहीं V1। दूसरे कैपेसिटर को बैटरी लगाकर चार्ज किया V2 तक, एक प्लेट प्लस एक प्लेट, माना इसकी कैपेसिटी, माना इस पे चार्ज, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C2 V2। बोलिए क्या बात ओके है? देख लो, 2 आपके पास कैपेसिटर हैं, अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ने के 2 तरीके हैं जो पूछे जाते हैं। सेम पोलरिटी को ज्वाइन कर दो, व्हेन सेम पोलरिटी आर ज्वाइन। सर इसका क्या मतलब है आशीष सर? सेम पोलरिटी को ज्वाइन, आप समझ पा रहे होंगे, इसके पॉजिटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दो। और भी तो संभावना है, उल्टा जोड़ दो, इसके प्लस को उसके नेगेटिव से जोड़ दो। क्या बात समझ पा रहे हो? फिर से बोलो पूरी कहानी। हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, दोनों को हमने चार्ज कर रखा है, अब हम इनको ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करने की हमारे पास 2 संभावना है, दोनों की प्लस प्लस को जोड़ दो या एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ दो। अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, सेम पोलरिटी, दोनों के प्लस प्लस जोड़ रहे हैं। ये देखिए अभी जोड़े नहीं है, यहां मैंने एक स्विच लगा दिया कि बस अब मैं इनको जोड़ना चाहता हूं। अब होगा क्या, अंदर क्या फिजिक्स चलेगी वो आप सोचिएगा, फॉर्मूले वगैरह तो सब आ जाएंगे, आपको याद भी होंगे। पीछे की फिजिक्स बोलिए। जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा, ये स्विच को बंद कर दिया, आप सोचें क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। कारण है क्यों होगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल अलग है, यहां का पोटेंशियल अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होगा। कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इन बातों को पीछे की कहानी बोलने में मजा है। सूत्र तो तुम्हें पता है, पिछले साल भी आया था, अभी मैं भी बताऊंगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही सूत्र है। पर पीछे की कहानी में तो मजा है भाई, ताकि आप क्वेश्चन को इमेजिन कर पाए कि सर मैं इतना बोलना सीख रहा हूं क्या, मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, मैंने दोनों कैपेसिटर को अलग अलग पहले चार्ज कर दिया, उनकी प्लेटों पे चार्ज आ गया, अब मैंने उन दोनों को जोड़ा। सर जोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो दोनों की प्लस प्लस जोड़ दो जो आप पहले पढ़ा रहे हो, या एक की प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ दो। आपने जोड़ा एक के प्लस को दूसरे के प्लस से, अब होगा क्या, अंदर की फिजिक्स क्या होगी, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करेगा। सर क्या अनंत समय तक करता रहेगा? ना भाई, तब तक करेगा जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बाद में दोनों पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, एंड दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। नाम ही कितना अच्छा है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब दोनों पे बाद में सेम हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, और अंदर की फिजिक्स सोचो तो मजा आएगा। ये चार्ज का लेन देन करेगा कैसे? आपने तो बोल दिया चार्ज का लेन देन करेगा, करेगा कैसे भाई? करेगा यहां से यहां नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, चार्ज हवा में उड़ के नहीं जा सकता। चार्ज को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, मीडियम चाहिए, रास्ता चाहिए। ये जीवन भर इस प्लेट से लेन देन करेगा, ये इस प्लेट से लेन देन करेगा। ऐसे लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में वैक्यूम है।
फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, देखिए ये रहा पाथ। तो कितना अच्छा, ये आपने डॉट 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 क्या बनाया है, ये प्लेट इससे क्या करेगी, लेन देन करेगी, ये वाली इससे लेन देन करेगी। कब तक लेन देन चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, हमने रटा हुआ है, 1 मिनट में आपको डिराइव कर देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। कितना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया होगा। लेन देन से पहले जो इनिशियल चार्ज होगा उतना लेन देन के बाद भी होना, बोलिए क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तेरे पास 500 है, मेरे पास 100 है, कुल रुपया बता 600। अपन दिन भर खेलते रहे, तू मुझे दे मैं तुझे दूं, फिर तू मुझे दे, फिर तू वापस घूम के मुझे देगा, फिर वापस शाम को तुझे दूंगा, फिर तू मुझे देगा, फिर अपन सवाल सॉल्व करेंगे, फिर एक दूसरे को, दिन भर ऐसा चलता रहेगा, पर कुल कितना रुपया रहेगा, 600। लेन देन करते रहो ना दिन भर, पर कुल रुपया तो 600 ही रहेगा। कितनी बेसिक फिजिक्स है। जो इस पे टोटल चार्ज है वो बाद में भी तो रहेगा। चलो इस पे चार्ज बताओ, फॉर्मूला बोलो, क्यू बराबर सी वी, सी नहीं सी वन, वी नहीं वी वन, प्लस इस पे बताओ सी टू वी टू। इस पे बताना अच्छे से, मन खुश करके, मन खुश करके, सी वन वी वन नहीं सी वन वी। इस पे बताओ सी टू वी। खत्म, वी कॉमन ले लो, सी वन प्लस सी टू को नीचे भेज दो, लो साहब 1 मिनट में आ गया। मुझे भी पता है फॉर्मूला ही काम का है, पर भाई डेरिवेशन कोई ऐसे बहुत रॉकेट थोड़ी ना है कि जो अपन नहीं समझ सकते हो। एक लाइन में आ गया, इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के क्या कर दिया बराबर। अलर्ट होके देख, पहले V1 V2 थे, पर बाद में V1 V2 नहीं बचे, क्या हो गए V। क्यों, क्योंकि कुछ समय के बाद चार्ज सेम नहीं होगा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब देखिए, बना लीजिए, समझो, थोड़ा टॉपिक के अंदर घुसो। ऐसा क्यों सोचते हो कि बस सूत्र याद करके अपना काम चला लेंगे, काम चलाने वाली सोच क्यों रख रहे हो। ऐसा भी तो आना चाहिए मन में, यार एकदम शानदार आना चाहिए टॉपिक सर, किसी को एक्सप्लेन करें तो उसके भी सारे डाउट्स आप क्लियर कर सको। इस लेवल पे पढ़ाई करनी चाहिए ना। पूरी कहानी आपको पता हो, दो कैपेसिटर हैं, चार्ज किया है, स्विच से जोड़ा है, चार्ज क्यों फ्लो करेगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ लिख लो ना। दिक्कत क्या है, 3 महीने बाद समझ में आएगा। चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अंटिल, कब तक, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। चार्ज बराबर नहीं, पोटेंशियल। एक एक बात लिखो ना भाई, अच्छा लगेगा तुझे, फिजिक्स से डर तेरा हटेगा, चीजें समझ में आएंगी, न्यूमेरिकल बनेंगे, हो जाएगा काम तैयार धीरे धीरे। अब मैं आपसे पूछूं इनिशियल एनर्जी बताओ, कोई बता सकता है इनिशियल, यू आई, सोचो, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, UF, आंखें खोलना, हाफ C1 V, हाफ C2 V। अब V1 V2 नहीं आएंगे, क्यों V1 V2 क्यों नहीं आए, क्योंकि ये बाद में तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। ये सब सवाल आएंगे, वो पूछेगा इनिशियल एनर्जी स्टोर बताओ, वो कहेगा फाइनल एनर्जी बताओ, कॉमन पोटेंशियल बताओ, सब याद होने चाहिए।
कॉमन पोटेंशियल एकदम शानदार याद होना चाहिए। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं, पूरी कहानी। दो कैपेसिटर हैं, दोनों को ज्वाइन किया है, ज्वाइन करते समय भी सेम पोलरिटी को ज्वाइन किया है। अब इनिशियल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी आती है कम, ये कम आती है। कारण क्या है? एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट। सर एनर्जी कहां लॉस हो गई आशीष सर? बड़ी अच्छी बात है, चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, वायर्स हैं, क्या पैदा होगी? हीट। एनर्जी इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो वो एनर्जी लॉस हो गई, मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा, फाइनल एनर्जी कम है। वो आपसे पूछेगा एनर्जी लॉस बताओ, वो आपसे पूछेगा एनर्जी लॉस बताओ, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि एनर्जी का क्या हुआ है? लॉस। तो बड़ी कौन होगी? इनिशियल। वैल्यू सॉल्व करोगे रखकर तो आंसर आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद होना चाहिए सीधा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। सिर्फ वैल्यू रख के घटाना ही है। कभी कभार वो पूछेगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बताइए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बताइए। सर ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब लॉस कितनी हुई अपॉन इनिशियल कितनी है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज पूछना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से। परसेंटेज एनर्जी लॉस। अब इसका अलग से फॉर्मूला क्यों बनाते हो? जब आपको लॉस का याद है, इनिशियल पता है, तो परीक्षा में ही सॉल्व कर लेंगे। मॉड्यूल में इनके भी फॉर्मूले बने हुए हैं, मत बनाओ ना भाई, हर चीज को रटने का प्रयास मत करो। अब आपको इनिशियल एनर्जी निकालना आता है, एनर्जी लॉस आपको याद है, दोनों का रेशियो लो लोगे अपने आप आ जाएगा। फ्रैक्शन पूछे तो 100 से गुणा मत करना, फ्रैक्शन परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा कर देना। कभी कभार क्वेश्चन में सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज होता है, कभी कभार क्वेश्चन में सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज होता है। अच्छा, अनचार्ज है, इसका मतलब बताइए उसका पोटेंशियल कितना होगा? 0। आराम से समझो, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का ब्रेक लो, टॉपिक को वापस बोल लो। दो कैपेसिटर थे, दोनों को जोड़ा, जोड़ने से एनर्जी का लॉस हुआ। क्या क्या पूछ सकता है वो? कॉमन पोटेंशियल पूछेगा, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, एनर्जी का लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट। अपन को सब करने आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। एनसीईआरटी में सॉल्व भी है सवाल, अनसॉल्व भी इस पर है, नीट में भी आया है 2 से 3 बार, इसलिए सबसे फेमस है। कभी कभार क्वेश्चन में सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज है, मतलब सभी फॉर्मुलों में V2 को क्या रख दो? 0, अपने आप आंसर आ जाएंगे।
बोलिए, क्या केस 1 ओके है? तसल्ली से देख लीजिए। अब आइए केस 2। केस 2 बताओ, केस 2 क्या होगा? व्हेन अपोजिट पोलरिटी आर कनेक्टेड। अपोजिट पोलरिटी को हिंदी में बोलो, एक प्लेट की पॉजिटिव को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा जाएगा। अपन फिजिक्स के वाक्य नहीं बोल पाते हैं, गप्पे मारने में अपने कोई गला ही नहीं अटकता। फिजिक्स के 3 वाक्य लगातार बोल दो, बीच में सर गड़बड़ हो रहा है सर, पूरा वाक्य तो बोल, एक बार सोच समझ के दिमाग पे जोर डाल, वाक्य बोल पाएगा। जब कैपेसिटर की एक पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया जाए तो इसे कहेंगे अपोजिट पोलरिटीज आर कनेक्टेड। पूरी सेंटेंस बोलने में अलग फील आती है। लिखिए केस 2, लिखिए केस 2। व्हेन opposite polarities are connected, when opposite polarities are connected, चलिए देखें, चित्र बनाएं पहले और एकदम तसल्ली से करना। सूत्र वगैरह सब ठीक है, सब बता दूंगा मैं आपको जो किताबों में है, पर थोड़ा सा समझिए। अब इसकी प्लस को आपने इसके माइनस से जोड़ा है, ये C1 है, ये V1 है, ये V2 है, ये C2 है। स्विच ओपन है भाई, अभी देख, मतलब अभी कनेक्शन किया नहीं है। फिर क्या होगा? जैसे ही स्विच बंद करेंगे, फिजिक्स बोलो, चार्ज का लेन देन होगा। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देख, V1 V2 का अस्तित्व समाप्त, V1 V2 का अस्तित्व समाप्त। अब फॉर्मूला ठीक है, जो आपको याद है बिल्कुल सही याद है, सही है, अच्छा पढ़ा हुआ है आपने, कहीं समस्या नहीं है। तो उसकी फिजिक्स जान लो क्या होगा। सर चार्ज का लेन देन होगा। अब कैसे होगा सर, कहां से होगा, वो मैं सिखाता हूं। ये प्लेट चार्ज का लेन देन इससे करेगी। ये सर, ये आपने लूप क्यों बनाया है, क्या बता रहा है ये लूप? ये प्लेट इसी रास्ते से लेन देन कर सकती है, तो सर अपने बाजू वाले से क्यों नहीं करेगी? भाई चार्ज हवा में थोड़ा ट्रांसफर होगा, चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए एक रास्ता, एक वायर, एक तार, एक माध्यम, एक मीडियम की आवश्यकता होगी, तो इसका लेन देन इससे होगा। तो सर कैसे होगा, कौन देगा चार्ज? सर पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा? इतना मत उलझो, एक ही लॉजिक है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सीधे फिजिक्स को आसान बना है, बहुत कॉम्प्लिकेट सेंटेंस बोलकर फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं है। बिल्कुल बेसिक बातें बोला करो ना। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक बात हमेशा सेम रहेगी, जितना पहले का चार्ज है उतना बात। इतनी फंडामेंटल फिजिक्स है। अब देख, तू खुद ही फॉर्मूला निकालेगा, मजा आएगा और तुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल बोलना इस लूप का, क्यू बराबर होता है CV, बोलो C1 V1, प्लस नहीं आएगा, माइनस। इस पे माइनस चार्ज है भाई। दूसरे शब्दों में बोलना, अगर तुझे ऐसा नहीं समझ में आता, इस पे 400 माइक्रोकुलम है प्लस का, इस पे माइनस का 100 है, तो बता टोटल चार्ज कितना आएगा, 500 या 300? 300 आया ना भाई, क्योंकि वो 100 नहीं है, -100 है। देख माइनस आया। यस और नो? कुल चार्ज बता कितना, 300। बाद में बता इन दोनों पे भी कितना रहेगा, 300। कैसे निकालेगा सोच के बताना। C1V प्लस C2V। सर जी माइनस आएगा ना? नहीं आएगा बेटा जी माइनस, क्यों?
अब जो 300 है वही तो बट जाएगा। अब माइनस प्लस में क्यों बटेगा? कुल चार्ज कितना हो गया? 300। 300 बट जाएगा पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। बच्चे यहां भी माइनस लगा देते हैं, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? वापिस बताओ, समझ नहीं आ रहा। कुल चार्ज आ गया तेरे पास, लेट सपोज 300 आ गया, वही 300 तो बटेगा, वही 300 बट जाएगा, खत्म। तो बता V का फॉर्मूला C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस। कई बच्चे और भी अच्छा याद कर सकते हैं, सर उसी फॉर्मूले में V2 को माइनस कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों माइनस कर देंगे बताइए? क्योंकि V2 कैपेसिटर कैसे जोड़ा गया है? उल्टा। तो अभी आ जाएगा। आपसे मैं पूछूं इनिशियल एनर्जी बताओ, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहां माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, स्क्वायर हो रहा है। फाइनल हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। एनर्जी लॉस्ट, बहुत ध्यान से देखना, मजे आएंगे। हाफ C1 C2, C1 प्लस C2, आंखें बड़ी करना, V1 प्लस V2 आएगा, V1 प्लस V2। पूछिए क्यों? वही बात, होशियार बच्चा कैसे याद करता है? सर नीचे वाले को उल्टा जोड़ा है ना, V2 को माइनस V2 रख दो। बता फॉर्मूला क्या आ गया? C1V1 माइनस C2V2 आ गया। सर उल्टा जोड़ा है ना, सर उल्टा जोड़ा है ना, V2 की जगह माइनस V2 रख दो। बताओ क्या बना? V1 प्लस V2। याद करने के तरीके हैं। अब तुम ये वाक्य नहीं सुनोगे, तुम दोनों रटते फिरोगे। जिसने ये वाक्य सुन लिया उसके लिए चीज आसान हो गई। अरे यार एक ही याद कर लो, अगर V2 को उल्टा जोड़ोगे तो V2 की जगह माइनस V2 रख दो, खत्म। आ जाओ बराबर, अच्छे से कर लो, बढ़िया। कॉमन पोटेंशियल, एनर्जी लॉस्ट, इनिशियल, फाइनल, सब चीजें लिख लो, बढ़िया। 2 मिनट टॉपिक को बोल लो, क्या हुआ है? दो कैपेसिटर को जोड़ा गया है, चीजों को समझ लो। कई बच्चे पूछते हैं आशीष सर ये सीरीज है या पैरेलल है? खुद सोचो, सीरीज है या पैरेलल है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पूछो क्यों? पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम है, देखो बाद में दोनों का वी पोटेंशियल सेम है। इट मींस ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। कभी कभी वो बोल देता है जोड़ना मतलब पैरेलल ही होगा, दो कैपेसिटर को कब भी जोड़ोगे वो हमेशा पैरेलल में ही जोड़ेंगे। कारण क्या है? अगर आपने क्लोज लूप बना दिया तो चार्ज का लेन देन होगा, और लेन देन के लिए दोनों का बाद में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्लोज लूप है। अब 4-5 सवाल करके देखो, तब आपको हवा लगेगी कि हुआ क्या। ये तो अपन ने आधे घंटे में चीजें समझ ली। निकालो ईएलपी नंबर 6। 2-3 मैं करता हूं, 2-3 आप कर लो, बढ़िया तैयार हो जाएगा काम। अब देखो पढ़ रहे हैं तो ईएलपी बुकलेट को साइड से देखना, जो पढ़ रहे हैं देखो, आप यहां से पुरानी दिख रही है, तो पढ़ी है आपने। 12 ईएलपी करंट की निपटा ली, 6 कैपेसिटर की उन्होंने ली, 18 ईएलपी कर ली। ये देखो, कोई भी मॉड्यूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हो ऐसे देख के पता चल जाता है। ऐसे देखो आप, वहां से एक पतला पट्टी काली हो गई, कारण क्या है? लगातार आप पढ़ रहे हो। और जो नहीं पढ़ रहा उसकी देखो एकदम नई पढ़ी है बुकलेट। चलो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अलग से टैग करके बताएं किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, पर्सनल में बताएं मैसेज करके। चलो ईएलपी नंबर 6 पे आओ, ईएलपी नंबर 6 पे आओ। चलो फटाफट 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 करेंगे। तीसरा करें, चौथा करेंगे, तीसरा चौथा। सिर्फ सवाल नंबर डालें और फटाफट खींचेंगे।
तीसरा, चौथा, ईएलपी नंबर 6, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, बुकलेट लेकर आए, मंडे से मैग्नेट शुरू करेंगे, फिर मैग्नेट में बड़ा काम है, 13 ईएलपी पे निशाना लगाना है, 13 ईएलपी, करंट की 12 कर ली, कैपेसिटर की 6 हो जाएंगी। ऐसे धीरे 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 पूरा चैप्टर, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तैयार हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर कौन सा कर रहे हैं? तीसरा। और कौन कौन से दिए बताइए? तीसरा और चौथा। चलो 5 मिनट आप लो, फिर मैं समझाता हूं। आराम से खुद पढ़ो, खुद गिवन लिखो, जुगाड़ मत लगाओ कि अरे यार बस हवा में कर दूंगा सर, मैं सब कर दूंगा सर आंखों से सर, ऐसा मत सोचो। हाँ जी, आया। ये सारे कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर पे लाइन से हैं, 1 से लेके 10 11 तक। आज घर पे इन्हीं 11 पे फोकस करो, सब लाइन से जमे हुए हैं सवाल, 1 से लेकर 11 तक। आराम से घर पे 1 घंटे बैठकर एक एक क्वेश्चन लगाओ, अपने आप आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। चल मैं करके बताता हूँ 3 4 तुझे। A condenser of capacitor 10 mf, mf मतलब मिली फैराड, has been charged to 100, it is now connected to another। जब भी ऐसा सवाल आए, एक कैपेसिटर को दूसरे से जोड़ा, तुरंत याद आना चाहिए कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर। बोले तो कॉमन पोटेंशियल वाला सवाल, कॉमन पोटेंशियल वाला सवाल बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सोचिए दूसरा अनचार्ज है, मतलब पुट V2 बराबर 0। कॉमन पोटेंशियल बिकम 40, कॉमन पोटेंशियल 40 दे रखा है। पहले की कैपेसिटी 10, पहले की कैपेसिटी 10, पहले को कितना चार्ज किया? 100। दूसरे की कैपेसिटी, दूसरे की कैपेसिटी पूछी है, दूसरा अनचार्ज। देखो तो ये आ जाएगा 40 बराबर 1000 बटे 10 प्लस C2, 400 प्लस 40 C2 बराबर 1000, तो 40 C2 बराबर 600, 15 आएगा भाई, 15 आ जाएगा C2। सॉल्यूशन को ना देखकर क्वेश्चन की लैंग्वेज 3 4 बार पढ़ो,
ताकि ये चमके कि ये फॉर्मूला लगाना है। हल मत देखो, सवाल की लैंग्वेज को पकड़ो कि मेरे ये क्लिक कर जाए। एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ना, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ना। अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब दूसरे का पोटेंशियल जीरो। इन बातों को पकड़ो, क्योंकि प्रश्न आ जाए परीक्षा में तब ये चमकना चाहिए। चलो तुरंत चौथा करके बताएंगे। इसमें पोलैरिटी की जरूरत ही नहीं है बेटा, दूसरा तो अनचार्ज है। जब दूसरा अनचार्ज है तो अपन कैसे जोड़ेंगे? अनचार्ज अगर चार्ज होता तो अपन सोचते प्लस को प्लस से जोड़ना है या प्लस को माइनस से जोड़ना है। दूसरा तो अनचार्ज है तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा जुड़ जाएगा। चलिए अब कौन से पे आ रहे हैं? चौथे पे। चौथा मैं नहीं करा रहा, खुद करेंगे, खुद करेंगे। कितना आंसर? C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सर मेरा माइनस आ रहा है पर मैं बोल नहीं रहा हूं। ये भी होता है सर, सॉल्व करने पर सर मेरा तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, पर ऑप्शन में माइनस है ही नहीं। आ रहा है माइनस की नहीं आ रहा है? पर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। शर्म आ रही कि माइनस बोल लूं, नहीं बोल लूं, गलत किया है। एक बार देखते हैं। अरे सर मेरे बहुत बहुत डाउट है। हाँ, कोई सुनता नहीं है वो अलग बात है, बाकी तो मैं इतने पूछ लूं कि मजा आ जाए सर। बोल ही नहीं रहा सर मैं माइनस, माइनस को मैंने मन में रख लिया। 12×3 = 72/9, तो -36/9 -4। ऑप्शन में 4 है, मैंने 4 टिक कर दिया। चल माइनस माइनस 4 है, 4 4 4। ऐसे मैं कितनी बार कर लेता हूँ, पीछे असोसिएशन रीजन के सवाल में तो बहुत मजे आते हैं। मैं देखता हूँ ए, फिर पीछे आता है बी, हाँ यार बी तो है, कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है ये। फिर तुम्हारा बी आ रहा होता है पीछे से, ये देख एक्सप्लेन तो कर रहा है ये। मतलब आंसर के हिसाब से हम अपने आप को तुरंत फुल एकदम कंफर्टेबल हैं। सर मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ सर। कोई बताएगा माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आप ये जोड़ रहे हो ना, नीचे वाले का चार्ज ज्यादा है। सोचो कैसे, सोचो। उसकी कैपेसिटी कितनी थी बताओ? 3, और ये था 12 वोल्ट, इसकी 6, और ये था 12। तो देखो 12×3 = 36, प्लस का 36, 12×6 = 72, माइनस का 72। तो इन दोनों की जोड़ चार्ज कैसा आएगा? माइनस। इसका मतलब बाद में इधर वाली प्लेटें पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। नहीं समझे बात को? वापस इस पे था पहले +400, इस पे था -100, कुल बता। बोल +300, +300। देख प्लस प्लस बटा। इस प्रश्न में इस पे चार्ज था प्लस का 36, इस पे था माइनस का 72। जोड़ो कितना आया? माइनस का 36। इसका मतलब बटेगा कैसा? माइनस माइनस। मतलब अब इधर वाली दोनों प्लेटें क्या हो जाएंगी? माइनस। इसलिए वो -4 वोल्ट आ रहा है। पर आवश्यकता नहीं है, पर कोई पूछे तो अपन को पता होना चाहिए। तो उत्तर आ गया -4 वोल्ट। 4 टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा टिक लगा लो, चौथा टिक लगा दो। दूसरा वहीं कर लो, छोटा छोटा लिखकर दूसरा वहीं निपटा दो, दूसरा वहीं निपटा दो। दूसरा वहीं निपटा दो। पढ़ो, लैंग्वेज से ही दोस्ती करनी है।
चलो क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 कर दो उसको, C1 1 नहीं छपा है वहां पर। A capacitor of capacity C1 is charged up to V volt and then connected to another uncharged। भैया लैंग्वेज पे जाओ, पता कब चलेगा कि ये सूत्र लगाना है। कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया। यही बात बोलने के लिए भाई ने इतना कठिन डायग्राम बना रखा है। क्या किया उसने, देखो आप सवाल देखते ही बच्चा छोड़ देता है। पहले उसने इसको जोड़ा, अब बताइए क्या हो रहा होगा, कोशिश करो। ये तो फील्ड के बाहर बैठा है, स्टेडियम में नहीं है, तो ओपन है, 12th मैन है। ये क्या करेगा, बैटरी इसको क्या करेगी, चार्ज करती रहेगी। कितना चार्ज कर देगी, कितना, जितना इस पे वोल्ट है पूरा दे देगी इसको। फिर उसने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको जोड़ दिया। अब बताओ बाहर कौन हो गई, बैटरी। अब ये क्या हुआ, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज से जोड़ दिया। वही सवाल बन गया भाई। कहने के अंदाज अलग है, तू पहचान ही नहीं पाएगा, और ये सर सवाल कठिन है। इसलिए तो कहते हैं लैंग्वेज पढ़, फॉर्मूला याद करना तो बहुत आसान है। यही तो हम सिखा रहे हैं बार बार, एक कैपेसिटर को दूसरे से जोड़ना, एक कैपेसिटर को दूसरे से जोड़ना। पहले इसने स्विच इधर रखा था, ये क्या हुआ, चार्ज, ये प्लस था हाई पोटेंशियल, ये प्लस आ जाएगा इस पे माइनस, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको इधर स्विच कर दिया, तो क्या हुआ बोलना, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा। यही तो कर रहे हो, दूसरे की पढ़ो ना सवाल, तेज तेज पढ़ो ना। A capacitor of capacity C1 is charged up to V volt, yes sir, and then connected to uncharged capacitor of capacity C2। ये भी तो वही है, एक कैपेसिटर जिसको V वोल्ट तक चार्ज किया, फिर अब उसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, शब्दों में ना लिखकर डायग्राम दे दिया, डायग्राम दे दिया, हालत खराब, पेपर कठिन है, पेपर कठिन है। यही तो अप्रोच है कि आपको क्वेश्चन करके आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। यही तो हो रहा है खेल। अब बताइए उसका आंसर क्या आएगा, करा किसी ने, वो तो बहुत ही आसान है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन अपॉन C1 प्लस C2। दूसरा अनचार्ज है क्या, V2 को क्या कर दो, जीरो, तो C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। V1 नहीं है, V है। देखो तो कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, कौन सा, कौन सा, थर्ड, टिक लगा दो। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। आज निपटा दो सारे और एकदम बढ़िया खुश होके आओ कल कि सर कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर तैयार। अब आओ सवाल नंबर 10 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो 10, कठिन सवाल माना जाता है, पॉपुलर सवाल है 10वां। अच्छा क्वेश्चन, नीट PYQ, कठिन क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ है। एकदम चित्र बना लें, एकदम चित्र बना लें बढ़िया। एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। करो, हाँ जी आया क्या, कोई बताएगा, दूसरा अनचार्ज है तो V2 कितना है, V2 जीरो,
परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस पूछा है, बोलो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज का ऊपर लिखूंगा डेल्टा यू और नीचे लिखूंगा यू आई, सही बात है। चल डेल्टा यू का फॉर्मूला बोल तो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इनिशियल का बोल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सोच समझ के देख, V2 को क्या रख दो, 0, अनचार्ज है। C1 को रखो कितना, 2, C2 को रखो कितना, 8, V1 को रखो कितना, V वोल्ट। खत्म, एक बार में आंसर आएगा। कोई बताएगा V2 को 0 क्यों रखा, अनचार्ज है, अनचार्ज है। ये सर ये कहां से लिया इनिशियल एनर्जी, अभी बताया था आपको, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो सर एक की एनर्जी तो 0 होगी, बिल्कुल 0 होगी, जैसे यहाँ V2 को 0 रखेगा इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। पूरा सॉल्व करके खुद आंसर निकालें। सबसे कठिन सवाल माना जाता है ये नीट का PYQ में, कैपेसिटर में। कितना परसेंट आ रहा है एग्जैक्ट, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, मैं करके दिखा देता हूं आपको। V2 मुझे 0 रखना है, ठीक है ना, तो परसेंटेज आएगा हाफ C1, C1 कितना बताया था, 2, 8, C1 प्लस C2 V1 V V2 0, हाफ C1 2 V1 V स्क्वायर V2 0, ठीक है सब। हाफ से तो हाफ उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, V स्क्वायर से V स्क्वायर, अरे सर पूरा ही सॉल्व हो रहा है, तो 80 पूरा सॉल्व हो रहा है। स्टार लगा के रखिए, बढ़िया सवाल है, अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखिए एक दमदार सवाल है इसका, दिमाग वाला, वो है छठा, छठे को स्टार लगाइए और सोचिए। अब ये थोड़ा सा IQ बेस है, जिसमें एप्टीट्यूड लगता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले फिजिक्स मैंने सब सिखा दिए, कुछ सवाल में लगता है एप्टीट्यूड, दिमागी कसरत। छठा, छठा, खुद सोचो, चित्र बनाओ, थोड़ा सा उसमें दिमागी कसरत है, उस दिमागी कसरत को अपन सोचते हैं, 2 बार घर पे भी कसरत करेंगे तो वो तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, किसी का आए तो बताना, पहले मैं सवाल पढ़ के आपको समझा रहा हूं, फिर कोई बताना चाहे। अ 3 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल 300, 2 माइक्रोफैराड को चार्ज किया 200, ठीक है भाई, फोटो बना लो। 3 को कितने से चार्ज किया, 300, ये 3,
ये 300। जल्दी से बताओ चार्ज कितना आएगा? Q बराबर CV, 3 इंटू 300 कितना? 900 माइक्रोकूलम। ठीक बात। दूसरे को चार्ज किया कितने से? 2 माइक्रोफेराड को 200 वोल्ट से। तो कितना चार्ज आएगा बताओ? CV 2 इंटू 200, 400 माइक्रोकूलम। बोलो ये बात ओके है? अब भाई ने क्या किया? अपोजिट पोलरिटी। स्वागत करिए, पहला प्रश्न आया अपोजिट पोलरिटी का। स्वागत करिएगा, पहला प्रश्न अपोजिट पोलरिटी। तो बताइए क्या निकालेंगे पहले? कॉमन पोटेंशियल। C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। याद करिए, ये है आपका C1, ये है आपका V1, ये है आपका C2, ये है आपका V2। बताइए कितना आ रहा है V कॉमन? V कॉमन कितना आ रहा है? 100 आ रहा है क्या? पहले इतना कर लें तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला सवाल आया अपोजिट पोलरिटी का भाइयों, पहला प्रश्न आया अपोजिट पोलरिटी का। अपोजिट का मतलब इसके प्लस से इसके माइनस को जोड़ोगे। सवाल बहुत काम का है। चलिए, कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बाद में दोनों पे कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट आ जाएगा। यही बात मानते हैं? दोनों पे 100 आ गया, इस पे भी 100, इस पे भी 100। सर आपने वो दिमाग में कीड़ा डाल दिया। अब कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी? तो खुद सोच ले। इस पे चार्ज कितना था? प्लस का 900। इस पे कितना है? माइनस का 400। नेगेटिव जोड़ा है ना, तो खुद बता 900 और माइनस 400 500। किसका? प्लस का। मतलब इधर वाली प्लेटें प्लस ही तो बनेंगी भाई। सोच के देख। इसकी कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 2। इस पे नया चार्ज बताओ, इस पे नया चार्ज बताओ। नया चार्ज CV 3 इंटू 100, 300। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और हो चुका। इस पे पहले चार्ज 900 था, अब 300 है। तो 600 कहां गया? फ्लो करके किस पे चला गया? दूसरे पे। और जाना भी चाहिए था। सुनना, अगर 600 चला जाएगा ना तो इसके मजे आ जाएंगे। था इस पे माइनस 400 और 600 यहां से आ गया तो प्लस का। और देख प्लस का 200 ही आ रहा है, चेक कर ले, देख ले प्लस का 200 ही आ रहा है। दिमागी कसरत का सवाल है, थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ेगा। वापिस सुन, पहले कैपेसिटर पे चार्ज 900, बाद में नया चार्ज 300। तो चार्ज फ्लो 900 माइनस 300, 600। बढ़िया सवाल है, घर पर 2 बार करने का है। सर एक बार और समझा दो? बिल्कुल समझा देता हूं, पहले आप नोट कर लो। ये पहले का चित्र है, ये बाद का चित्र है। पहले आप पूरा नोट कर लो, फिर मैं धीरे धीरे एक बार और समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वापस पढ़िए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वापस उसको, इस वाले पोर्शन को सुनिए, समझिए कि सर पहले चार्ज 900 था, बाद में चार्ज 300 रह गया, तो 600 कहां गया? 600 फ्लो हो गया। फ्लो होकर कहां गया होगा? पहले कैपेसिटर से फ्लो होकर दूसरे पे चला गया होगा। बताइए। हाँ या ना? सर 2-3 और कराओ दिमागी कसरत के। चल 2-3 और कर ले, जिसमें आईक्यू लगता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रटा रटा है फॉर्मूला लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। चलो 3 सवाल और देखो आईक्यू के।
चलो देखें 3 सवाल और। ELP1 7वां, ELP1 8वां, ELP1 10वां। ये थोड़े IQ के बेस हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो होते हैं। ELP1 7वां 8वां 10वां। लाइन खींच के खत्म कर देना टॉपिक, ये ऐसे ही बीच में करा रहा हूं। ये IQ बेस है, ऐसा नहीं है कि सीधा सूत्र लगाया और उत्तर आ गया। सातवां, आठवां और 10वां। सातवां, वो कह रहा फोर्स बताओ। पता है क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दे रखी है। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट। ये कौन सी है? नेट। जबकि फोर्स जब लगता है F बराबर Q E, E नेट नहीं होता, E होता है ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। पहला लेक्चर याद करिए। और पहली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट फील्ड की आधी होती है। कॉमन सेंस लगा दिया। सर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बता देता हूं। एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2, दोनों के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फोर्स लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक की फील्ड या दोनों की? पूरा बोलो। दूसरी प्लेट पर बल पहले प्लेट की फील्ड लगाती है। ये है एक प्लेट की, ये है नेट। उसने नेट बोला है ई, तो इसको क्या बोलूं? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल दूं? ई। तो एक प्लेट की कितनी हो जाएगी? ई बाय। आंसर आएगा क्यू ई बाय 2। दिमागी कसरत का सवाल। वापस, कुल फील्ड है ई, कुल ई है, जबकि फोर्स तो दूसरी प्लेट पर पहली प्लेट की फील्ड लगाती है। पहली प्लेट की फील्ड तो आधी होती है। आंसर आएगा क्यू ई बाय 2। आठवां देखिए। अब पता नहीं इसमें क्या आ गया। पेशेंट है डिफिब्रिलेटर। सर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, सॉल्व कैसे करूंगा? पेशेंट कौन पेशेंट है? कहां से आ गया सर ये पेशेंट? मैं खुद ही भर्ती हो रहा हूं सर अभी तो। सर ये क्या हो रहा है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे बोलते हैं IQ। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सवाल को पढ़ने में। पढ़ के एकदम बिफर नहीं जाना है, आराम से। जो ऐसे होते हैं ना उल्टे सरल होते हैं। आपने सोचा पावर, फिर आपने सोचा पावर, पावर 11वीं कक्षा सोच ली। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिकंदर सर, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा कैपेसिटर है हाफ CV स्क्वायर। अब सब कुछ दे रखा है तुझे, V दे रखा है, C दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। 2 ms। सर मैं इसको पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। 2 ms क्या है? 2 मिली सेकेंड। सर ये तो बता दो, ये डिफिब्रिलेटर होता क्या है? भैया वो ऐसे झटके देते हैं ना, याद है? देखा कभी पिक्चरों में? तो एकदम एनर्जी का जो शॉक देते हैं, झटका, उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर ही सडन एनर्जी दे सकता है। पंखों के अंदर लगा हुआ है कैपेसिटर, क्या करता है? स्टार्टिंग में मोटर को घुमाने के काम आता है। वो एकदम से एनर्जी सप्लाई करता है बहुत कम समय में। प्रश्न को फील करोगे तो मजा आ जाएगा। देख समय कितना कम है, 2 मिली सेकेंड। इतने शॉर्ट टाइम में जबरदस्त एनर्जी का भूचाल वो कौन देता है? कैपेसिटर। ऐसा थोड़ी ना आप ऑन करते हो आधे घंटे बाद पंखा शुरू होता है।
जैसे ही आपने ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज होके तुरंत एनर्जी सप्लाई करता है और वो मोटर को क्या कर देता है, घुमा देता है। मोटर घूमना स्टार्ट हो गई, पंखा शुरू हो गया सवाल। अब यूं देखते रहे, पेशेंट, डिफिब्रिलेटर, मिली सेकेंड, पता ही नहीं चल रहा। अब बताइए, हाफ सी पता है कितना, सी कितना है 40 माइक्रो 10⁻⁻⁶ वी 3000 का होल स्क्वायर बटे समय, समय 2 मिली सेकेंड। हो गया। अलग अलग खुशी की लेवल है सर। सवाल बन रहे हैं, ईएलपी 1 के बच्चे हुए थे, ये भी बन रहे हैं, उसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। सब मेरे सारे सवाल पे टिक लग रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं। अलग अलग खुशी के पैरामीटर होते हैं। इसमें भी अच्छा लगता है यार, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यार, एक एक करवा दिए सर ने अच्छे से यार। अब मेरा पढ़ना बाकी रह गया है बस। चलो 7वां 8वां, अब आओ 10 पे। 10 भी आईक्यू बेस है, परेशान नहीं होना है। ऊट पटांग जब भी सवाल आता है वो सरल होता है, बस आपको उसको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ करना है। क्या कह रहा है सर, भाषा समझ में नहीं आ रही। अरे सब समझ में आएगी, तो आराम से पढ़। न्यूट्रल कंडक्टर है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड। अरे गुप्ता जी सी दे रखा है तो लिख ले। सर कुछ तो लिखूंगा, बैठा थोड़ी ना रहूंगा सर। 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड लिख लिया, माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶। कुछ तो कर। ठीक है सर। इज बीइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 15 माइक्रोकुलम पर सेकेंड। पता नहीं यार ये क्या दे रखा है, छोड़ दे। कैलकुलेट द टाइम इन विच पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 6 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 6 वोल्ट। तो मैंने सोचा यार कैपेसिटर का सवाल है, सबसे पहला फॉर्मूला Q बराबर CV। उसने बोल दिया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट मतलब पोटेंशियल तो 6 करना ही है। सी, सी भी दे रखा है कितना, सी भी दे रखा है कितना, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। अब कहीं ना कहीं लड़ाई क्यू में है, इसलिए देख नीचे क्या लिखा है, दिमागी कसरत। जमा जमाया सवाल नहीं मिलेगा तुझे। एक दो सवाल ऐसे पेपर में मिलते हैं जो आईक्यू लगाना पड़ता है। 15 माइक्रोकुलम पर सेकंड का क्या मतलब है, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख। एक सेकंड में, एक सेकंड में 15 माइक्रोकुलम, तो बता टी सेकंड में टी से गुणा कर दे। 15 इंटू टी की पावर -6 इंटू टी, तो इसका मतलब ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू टी। टी पूछा है, ये ऐसे किसी भी चैप्टर में बन सकते हैं। वो कहते हैं इसे ऑन द स्पॉट सोचना। इनके कोई वो नहीं है कि आपको कोई अलग से चीजें रटनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है कि अच्छा यार मैंने जुगाड़ लगाया, यार सी पता है, वी पता है, अब यार क्यू में कुछ ना कुछ फिजिक्स लग रही है यार, टाइम भी पूछा है, सोचा 15 माइक्रोकुलम पर सेकंड, एक सेकंड में 15 माइक्रोकुलम, तो टी सेकंड में टी से गुणा कर दिया। अपने आप ही अननोन कौन है, टी, आ जाएगा टी। सब बन जाएंगे बेटा, चिंता मत किया कर, बस लगा रहे क्वेश्चंस में, छोटा टारगेट बना के जा। पिछले 5 साल के कैपेसिटर का सवाल कर घर जाके, 9 सवाल है, 15 मिनट लगेंगे। टेलीग्राम पे अवेलेबल है, 9 के 9 क्वेश्चन खुद रफ कॉपी में कर, सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि तो अपने आंसर चेक कर सके। 9 सवाल करेगा, पहला टिक लग गया, अच्छा 5 साल के क्वेश्चन देख लिए मैंने सारे कैपेसिटर के, सारे बन रहे मेरे से, यार मस्त समझ में आ गया यार। फिर शॉर्ट नोट बना, लेक्चर नोट्स तैयार कर, ईएलपी सॉल्व कर वापस, क्यों नहीं चैप्टर तैयार होगा। और संडे को अपन एनसीईआरटी कर रहे, इस बार एग्जाम्पलर भी जोड़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर के जो जो क्वेश्चन हमारे काम के हैं वो भी कराऊंगा इस बार। तो एनसीईआरटी कराऊंगा, सॉल्व अनसॉल्व, एक किताब और आती है बच्चों एनसीईआरटी के साथ, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। सही है, चलिए उसको खरीदने की जरूरत नहीं है,
वो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री बायो में भी आती है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। होमवर्क लिखेंगे ईएलपी नंबर 6। तुम सब मत लिखा करो, तुम खोलते भी नहीं हो घर जाकर। हाँ वही लिखा करो जो खोलते हैं। ईएलपी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 11। ईएलपी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 11। बोलो सही है क्या? चलिए हेडिंग डाल दो। लास्ट टॉपिक है जो सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेना है, आरसी सर्किट। हाँ कल ही पढ़ाऊंगा, हेडिंग डाल लो आरसी सर्किट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए थे क्या कल? आज देने थे। लाओ 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 लाओ। एनसीईआरटी किसी के पास है? चलो। अरे किताब खरीद लो भाई। हाँ चलो 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 चलो। एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड, एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11। अब एक वाक्य सुनना और उसको सोचना घर जाके। मैंने तो ये सारे सवाल कर रखे हैं और सॉल्व अनसॉल्व सब मैंने देख रखे हैं। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो सब मैं नोट्स में पढ़ाते समय इंक्लूड कर देता हूं, ये तो मुझे पता है मन में। फिर भी मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूं? आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए कि लैंग्वेज में क्या गिवन है और कैसे सोचना है। अंदर जो स्टेप लगेगा वो तो मैंने सब कॉपी में लिखवा दिया है, पर आपको वो चमक जाए इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। क्या लेर? कितने सवाल हो गए बताओ? 5। कितने करके लाने हैं? 5। चलिए साहब धन्यवाद। ईएलपी बुकलेट कल मिलेंगे, कैपेसिटर को खत्म करेंगे।